Today we'll start with the E1 and E2 mechanism. कल हमने देखा था कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो किस तरह से साइड बाय साइड और पैरेलल चलते हैं। अब इनका आपस में कंपैरिजन है कि किस तरह से क्या कंडीशंस होंगी तो E1 जो है वो डोमिनेट करेगा और क्या कौन सी कंडीशंस होंगी जब आपके पास E2 डोमिनेट करेगा। सबसे पहले E1 क्या है is describes as an elimination reaction in which the rate determining step is unimolecular। यानी आपके पास E1 जो है वो SN1 के पैरेलल इसको हमने देखना है कि ये यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व द बेस। अब जब दो स्टेप्स में जाकर ये हो रहा है तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप होगा और वही स्टेप जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। और फर्स्ट स्टेप जो है उसकी अगर हम काइनेटिक्स देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, लीविंग ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। The leaving group leaves in this step and the proton is removed in a separate सेकेंड स्टेप। यानी इसमें प्रोटॉन रिमूवल जो है वो सेकेंड स्टेप में होता है और हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वलेंट है किसके SN1 के। यानी फर्स्ट में एलिमिनेशन नहीं हो रही, फर्स्ट स्टेप ये आपके पास जनरल मैकेनिज्म आ जाता है E1 का। इसमें आपके पास दिस इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसमें यहाँ पर ये आपका अल्काइल हैलाइड है और दिस इज योर लीविंग ग्रुप। और पहले स्टेप में जो है वो लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करके चला जाएगा और ये इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और इसमें सेकंड स्टेप जो है आपके पास उसमें आकर जो है वो फर्स्ट स्टेप में ये लिविंग ग्रुप लीव करके चला गया, स्लो है और आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल मिलता है। और उसमें जाकर जो है सेकंड स्टेप उसमें आकर ये बेस अटैक करेगा किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, और ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के नतीजे में ये बॉन्ड जो है ये आप इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल रही है। E2 describes an elimination that has biomolecular। E2 आपके पास बायोमोलेकुलर है। अब इसमें एक ही स्टेप है और वही स्टेप जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। इसकी ये आपको रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि बेस ने अटैक किया है और साथ ही जो है वो लीविंग ग्रुप लीव कर गया है और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो गई है और यहाँ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली आपको मिल रही है। और रेट जो है वो किसके इक्वल है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है इनटू जो आपके पास आपका बेस है और अल्काइल हैलाइड, बोथ आर इन्वॉल्वड इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। There are a number of factors that affect whether an elimination goes by E1 or E2। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन E1 के थ्रू जा रहा है या E2 के थ्रू जाएगा। सबसे पहला जो आपके पास आ जाता है रेट क्वेश्चन इक्वेशन से कि ओनली E2 इज अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बेस की कंसंट्रेशन जो है वो E2 जो है जस्ट अफेक्ट होगा क्योंकि उसी में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में बेस इन्वॉल्व है। सो E1 इज जस्ट लाइकली विद वीक एज विद स्ट्रॉन्ग बेस। सो अगर आप चाहे आप वीक बेस इस्तेमाल करें, चाहे आप जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करें, E1 उसी तरह से चलेगा। यानी उसकी काइनेटिक्स पे या जो है कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस भी ले लें चाहे आप वीक बेस ले लें। हाँ, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन पे फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन E1 E2 जो है उसमें जो है E1 के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ज़रूरी है। अब E1 जो है उसके लिए स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों बेसिस अगर मौजूद हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल है। E2 जो सिंगल स्टेप है ये फास्ट हो जाएगा अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, ठीक है। अब यानी बेस की स्ट्रेंथ जो है वो E2 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर व्हाटएवर द कंसंट्रेशन that will favor E2 over E1।
अब उसने कहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आपने ली हुई है और वो किसी भी कंसेंट्रेशन में ली हुई है, चाहे कम कंसेंट्रेशन में भी ली हुई है, तो E2 प्रेफर्ड है E1 पे, यानी E2 के थ्रू मैकेनिज्म चलेगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ली है। E1 के थ्रू जो है वो नहीं चलेगा या उसके चांसेस कम है। If you see a strong base being used for elimination, it is certainly E2. ये आपका रूल ऑफ थंब है, आपने इसको याद रखना है। आगे आ जाता है रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड। अब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्साइड जब लिया है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज द सबस्ट्रेट जिसमें हाइड्रोक्सिल इज द अटैकिंग ग्रुप या बेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो आप सेम में लीविंग ग्रुप लीव करके जा रहा है और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो रही है एंड यू आर गेटिंग दिस फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। With the less hindered alkyl halides, hydroxides would not be a good choice. अगर आपके पास less hindered alkyl halides मौजूद हैं, तो वो कहता है कि hydroxide would not be a good choice as a base for an elimination because it is rather small and still very good at SN2 substitution. अगर तो स्टेरिक हिंड्रेंस मौजूद नहीं है, यानी आपका जो अल्काइल हेलाइड है का मॉलिक्यूल है वो सिंपल सा मॉलिक्यूल है, तो फिर आप जो है उसके लिए आपको हाइड्रोक्साइड जो है वो इतनी अच्छी चॉइस नहीं है क्योंकि वो छोटा सा मॉलिक्यूल है और वो बड़े आराम से जो है वो पेनिट्रेट करके बजाय यहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगा। जब छोटा मॉलिक्यूल है तो वो फिर कार्बन तक पेनिट्रेट कर जाएगा, अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो फिर वो उसकी पेनिट्रेशन कम होगी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, तो फिर वो कार्बन तक, कौन सी कार्बन, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इस कार्बन तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो फिर एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगी, यानी वो बजाय कार्बन के फिर उसको अवेलेबल कौन सी चीज होगी, उसको बीटा प्रोटॉन या हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, तो वो फिर कार्बन तक तो पहुंच नहीं सकेगा, तो वो हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करके जो है वो वाटर बना के सेपरेट हो जाएगा और एलिमिनेशन दे देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एलिमिनेशन, हम सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं तो फिर तो हम NaOH को यूज कर लेंगे, तो दैट्स अ गुड चॉइस क्योंकि उसके स्मॉल मॉलिक्यूल की वजह से वो इजीली पेनिट्रेट करके जो है वो कार्बन तक मौजूद पहुंच जाएगा। एक तो उसका स्मॉल साइज और फिर सिंपल मॉलिक्यूल, ये भी हमने दोनों शरायत देखी है इसमें। अब वो कहता है कि सब्स्टिट्यूशन जो है फिर हो जाएगी अगर वो पेनिट्रेट कर देता है, एंड इवन विद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन ऑक्युपाइज एलिमिनेशन एट लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में जो सब्स्टिट्यूशन है वो प्रेफरेबली होगी, आउटपेसेस एलिमिनेशन एट लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। और सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास प्रेफरेबल है कहाँ पर, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, चाहे आपके पास जो हाइड्रोक्सल आइन है उसकी बहुत कम ही कंसंट्रेशन क्यों ना हो, क्योंकि अगरचे वो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बल्कि है, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, लाइक दिस। तो लेकिन OH is so such a small base that it can easily penetrate through the molecule, and we have already mentioned that the bulky tertiary butoxide ideal for promoting E2 as it's both bulky and a strong base। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है ये बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर हम बेस OH के बजाय टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं तो दैट्स आइडियल फॉर प्रमोटिंग E2। E2 प्रेफरेबल होगी, एक ही स्टेप में होगी, क्यों, क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि है बल्कि स्ट्रॉन्ग है और इसकी pH जो है pKaH जो है वो 18 है, यानी हाईली बेसिक है, strongly basic है। Here it is at work converting a dibromide to a diene with two successive E2 eliminations। ये नीचे वाले रिएक्शन की बात हो रही है। Since the dibromides can made from alkene, this is a useful two-step conversion of an alkene to diene। अब आपके पास ये साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर है, इसकी ब्रोमिनेशन अगर आप करते हैं
तो आपको डायब्रोमो विस्नल डायब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, 2 कंसेक्टिव कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक जो है वो आउटवर्ड है और एक इनसाइड द प्लेन है। अब आपके पास ये डायब्रोमाइड या डायहेलाइड मौजूद है, विस्नल डायहेलाइड। अब आपने इसको क्या किया है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से डीहाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस मॉलिक्यूल दोनों रिमूव होंगे और आपको डाईइन मिलेगी। इन 2 कार्बन के दरमियान डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, यहाँ से हेलोजन निकला, इधर से हाइड्रोजन, फिर इसके और इसकी नेबरिंग कार्बन यहाँ से भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी और हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा और उसके नतीजे में 2 डबल बॉन्ड। ये सिंगल स्टेप में इस चीज को दिखाई गई है। अब इसी को मैकेनिज्म को अगर आप देखें तो ओ आर आपके पास बेस है जो कि बल्कि बेस है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लाइक। तो ये आकर कहाँ पर अटैक कर रही है, ये अटैक कर रही है पहले इस पे प्रोटॉन पे, बीटा प्रोटॉन पे, और फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड बाहर की तरफ, और आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये ओ आर ग्रुप जो है ये आकर इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। ये दूसरा बीटा प्रोटॉन है, बल्कि बेस है, आपने ये चीज याद रखनी है, ना सिर्फ बल्कि है बल्कि स्ट्रॉन्ग है, और ये इसको यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगी और आपके पास ये वाला बॉन्ड जो है बाहर की तरफ आ गया, यानी ब्रेकअप हो गया। तो आपको ये डबल बॉन्ड, ये फाइनल प्रोडक्ट मिलती है E2 के नतीजे में। सारा एक ही स्टेप में हो रहा है, लेकिन यहाँ ये मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। इट डजंट मीन कि ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कीटीन एसीटल। ठीक है, यू मीट कीटीन आपके पास क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन जो आप करेंगे उसमें आपको कीटीन मिलेगा। कीटीन क्या है, कीटोन है। ठीक है, कीटोन मॉलिक्यूल, उसके साथ ही डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, तो इसको हम कीटोन के बजाय क्या कहेंगे, कीटीन। ठीक है, कीटीन इस जो है ये आपके पास होता है, और अगर उसके साथ एसीटल ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसको क्या कहेंगे, कीटीन एसीटल। अनलाइक मोस्ट एसीटल, दिस वन कांट बी फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम कीटीन। डायरेक्टली हम नहीं कीटीन से बना सकते कीटीन एसीटल को, क्योंकि वो कहता है कीटीन इज टू अनस्टेबल। सो इंस्टेड द एसीटल इज मेड बाय द यूजुअल मेथड फॉर ब्रोमो एसीटल्डिहाइड। तो हम इसको इसके रूटीन मेथड से बनाते हैं, ब्रोमो एसीटल्डिहाइड से, एंड HBr इज एलिमिनेटेड यूजिंग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड सॉल्ट ऑफ पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो अब आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो बजाय कीटीन के हमने क्या लिया है, ब्रोमो एसीटल्डिहाइड। इसको एथेनॉल से ट्रीट किया है। जब आपने इसको एथेनॉल से ट्रीट किया तो यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, C सिंगल बॉन्ड O, और उसके साथ आकर इथाइल ग्रुप लग गया। और कार्बन की जो नेक्स्ट वैलेंसी है एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर आकर इथॉक्सी ग्रुप लग गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं तो वो दोनों के दोनों इसमें अकोमोडेट हो गए। नेक्स्ट जो अब इस स्टेज पर आकर जो है वो क्या चीज होगी, हमारा बेस जो है वो इस रिएक्शन मिक्सचर में एंटर होगा, और बेस मॉलिक्यूल क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो वो आकर जो है क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा और उसके नतीजे में आपको डाई इथाइल कीटीन एसीटल जो है वो प्रोडक्ट मिलती है। अब एसीटल फॉर्म, एसीटल भी है और कीटीन भी, दोनों इकट्ठा, तो इस मॉलिक्यूल को कहेंगे डाई इथाइल कीटीन एसीटल। DBU एंड DBN, ये भी आपके पास जो है 2 बेसिस है, दीज आर एमिडीन्स। अब नीचे DBN और DBU के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। Delocalization of one nitrogen's lone pair onto the other and resulting stabilization of the protonated imidinium ion makes them particularly basic. अब जो आपके पास नाइट्रोजन मौजूद है वो क्या करेगा, उसकी डीलोकलाइजेशन होगी किसकी तरफ,
उसके लोन पेयर की टू द रिंग जो भी उसके अंदर मौजूद है, टू द and resulting stabilization of protonated imidinium ion make them particularly basic. तो अब उसने क्या कहा है कि एक नाइट्रोजन के लोन पेयर की दूसरे के ऊपर डीलोकलाइजेशन हो रही है। अब दो इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, एक ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन शीट बना देंगे क्योंकि इसके साथ एरोमेटिक रिंग नहीं लगा हुआ, रिंग के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब रिंग के अंदर जैसे बेंजीन में था तो वो वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये दो नाइट्रोजन जो है, ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिविजुअली दोनों, दो ये दे रहा है दो ये दे रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसके नतीजे में जो एमिडीनियम आयन बनेगा वो आपके पास स्टेबल होगा। अब ये आपको नीचे उन्होंने स्ट्रक्चर्स दिए हुए, DBN स्टैंड फॉर व्हाट, 1,5 डाईएजो बाईसाइक्लो 3,4,0 नोनीन, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो इसमें 9 कार्बन जो है वो मौजूद है टोटल, दोनों दो रिंग है, ठीक है। डाईएजो दो इसमें जो है वो मौजूद है एजो ग्रुप या नाइट्रोजन्स, बाईसाइक्लो दो रिंग्स हैं और उनकी पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट 3, 4 और 0, ठीक है। और नोनीन 5, और ये आपके पास जो है नोनीन यानी टोटल आपके पास जो है वो 9 कार्बन है जिसमें एक जो है वो 5 मेंबर्ड है। अब आगे आपके पास आ गया दूसरा स्ट्रक्चर DBU 1,8 डाईएजो बाईसाइक्लो 1,8 यानी 1 और 8 पोजीशन पर जो है वो डाईएजो ग्रुप जो है वो मौजूद है, बाईसाइक्लो दो रिंग्स मौजूद है, 5,4,0 ये इनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। आगे आपको दिया हुआ है जंडीसीन, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास अब इसके कार्बन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 9 ही कार्बन और दो इसके अंदर जो है वो आपके पास नाइट्रोजन, तो आपके पास जो है वो 11 टोटल इसमें एटम आ जाते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन मिला के जो है वो 7 कार्बन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन थे और दो नाइट्रोजन, तो ये आपके पास टोटल 9 थे और यहाँ टोटल जो है वो 11 है इंक्लूडिंग 2 कार्बन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सिर्फ जो फंक्शनल पार्ट है ना इस मॉलिक्यूल, फंक्शनल पार्ट कौन सा है, नाइट्रोजन, तो जस्ट उसको शो किया हुआ है कि ये आपके पास फंक्शनल पार्ट है और ये बाकी जो दूसरा ग्रुप लगाया हुआ है ना वो इन्होंने पूरा नहीं शो किया हुआ, ठीक है, फॉर सीक ऑफ कन्वीनियंस। तो इसमें एमिडीन में ये जो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, इसकी डीलोकलाइजेशन दिखाई है कि ये इधर शिफ्ट करेगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन दो नाइट्रोजन्स के दरमियान जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये शीट बना देगा, ये आपको नजर आ रहा है, और इसके नतीजे में जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है ना वो ये प्रोटॉन इसके साथ आकर अटैच करेगा और इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी आपके पास 4, 3 जब होती है तो वो न्यूट्रल होता है, 2 होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है, सॉरी 4 है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन क्योंकि आके अटैच्ड हो गई है, ये इसका नेक्स्ट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, यानी जिस वक्त ये हो रहा होगा साइमल्टेनियसली इसका उलट हो रहा होगा, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये आपस में डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है और डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है ये इनकी स्टेबिलिटी है, और क्या होगा कि प्रोटोनेटेड ये जो आपके पास आयन है ना ये एमिडीनियम आयन है, एमिडीनियम आयन जो है वो क्या है, प्रोटोनेट होने के बाद ही बना है ना, प्रोटोनेशन से पहले तो नहीं बना, क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हुई है, ठीक है। अब DBU एंड DBN these will generally eliminate HX from alkyl halide, इनका बेसिक काम क्या है कि अल्काइल हैलाइड में से
जो है वो हाइड्रोजन हेलाइड को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। और जब भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन हेलाइड होगा, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है? अल्कीन मिलती है। इन दीज टू एग्जांपल्स द प्रोडक्ट्स वर इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये जो है इंटरमीडिएट के तौर पे ये वाली जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ होती हैं। अब ये यहाँ पर आपको इन्होंने जो है वो बजाय इसके नाइट्रोजन के यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है और दिस इज अनदर मॉलिक्यूल और ये आप क्या क्या है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप। डीबीएन के की प्रेजेंस में ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, जिसमें ऑक्सीजन वाला आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग मौजूद है, यानी ये है अल्काइल हेलाइड। ठीक है, ये सारे का सारा आर ग्रुप है और ये आपके पास एक्स है। ठीक है, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है। तो डीबीएन एज अ बेस काम कर रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और ये E2 के थ्रू जो है वो मैकेनिज्म चलेगा। यहाँ से हेलोजन रिमूव हुई है और आपके पास जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इसने कॉज करनी है ना, तो इधर हेलोजन हुई होगी और साथ ही जो है वो नेबरिंग उससे हाइड्रोजन गई होगी, तो आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया है और आपको 95% यहाँ पे यील्ड नज़र आ रही है। उसके बाद आपके पास ये मैकेनिज्म ऑफ द E2 एलिमिनेशन के असल में एलिमिनेशन हुई किस तरह से। अब आपके पास ये वही जो है डीबीएन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये आकर ये पूरा वही आर ग्रुप और ये हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से हेलोजन निकला है। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा मॉलिक्यूल लिखें, आप इस पूरे को जैसे ऊपर हमने इसके डीबीएन के भी स्ट्रक्चर को इस तरह दिया हुआ, तो आप इस तरह भी इसको आर से भी शो कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर क्योंकि अगर आपको जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है एग्जाम में, तो फिर आपने उसको प्रॉपरली पूरे ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। ये आपका इसमें आर ग्रुप की नेचर कुछ और है, यहाँ पर आर ये सारे का सारा दो रिंग्स आपके पास मौजूद हैं। टू प्लेन्स में मॉलिक्यूल मौजूद है, एक अबव द प्लेन है और आधा मॉलिक्यूल बिलो द प्लेन है। अब यहाँ पर भी डीबीएन को यूज़ किया है। अब टेम्परेचर बजाय 80 डिग्री के टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को यूज़ कर लिया गया है और आपको जो प्रोडक्ट मिलती है, यहाँ से हेलोजन निकला, इसके नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई और आपको फाइनली एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल गई। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में अलाउ E1। ठीक है, अब आप सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को देखकर आप कह सकते हैं कि वो अलाउ कर सकता है किस तरह से E1 मैकेनिज्म को। सबसे पहले फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ द चैप्टर हमने जो देखी थी, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोक्साइड, दैट illustrates something very important. The starting material is a tertiary alkyl halide and that would therefore substitute only by SN1. It can eliminate by either E2 और E1। आपने टर्शियरी अल्काइल हेलाइड देखा था, वो E2 के थ्रू भी जा सकता है, E1 के थ्रू भी, लेकिन E2 होगा जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी और E1 होगा जब वीक बेस होगी। ये आपने याद रखना है। द स्टीरिक फैक्टर्स दैट दिस फेवर SN1 एट द hindered center don't exist for elimination। अब स्टीरिक फैक्टर जो हमारे पास मौजूद हैं SN1 में कि जी हमारा जो कमिंग इनकमिंग बेस है उसको या जो अटैकिंग ग्रुप है या न्यूक्लियोफाइल है उसको कहाँ तक पहुंचना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या कार्बन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब नहीं एलिमिनेशन में, क्योंकि अगर आपके पास कार्बन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड भी है तो भी जो आपका इनकमिंग ग्रुप है उसकी जो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दे आर इजीली अवेलेबल। तो एलिमिनेशन के लिए जो आपके पास स्टीरिक फैक्टर है जो कि डिसफेवर करता है SN1 को एट हिंडर्ड सेंटर दैट डू नॉट एग्जिस्ट फॉर एलिमिनेशन, वहां पर ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं है।
Nonetheless, E1 can occur only with substrate that can ionize to give relatively stable carbocation. और क्या है, E1 जो है उसमें वो कहता है कि जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो वो आयनाइज होगा तो वो रिलेटिवली जो है अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन दे देता है। टर्शरी एलिलिक और बेंजिलिक अल्काइल हैलाइड्स फॉर एग्जांपल। तो अब आपने देखा था कि एक तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है, इसके अलावा एलिलिक भी स्टेबल था, उसके अंदर जो थी कॉन्जुगेशन आ जाती है। बेंजिलिक भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो भी स्टेबल है, जब उसमें से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हो जाती है तो उसका जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता है ड्यू टू उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या उसकी जो आपके पास कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेट बाय E1। अब सेकेंडरी आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है वो हो सकता है कि वो E1 के थ्रू हो जाए, while primary alkyl halide only eliminate by E2, जबकि प्राइमरी जो है वो E1 E2 के थ्रू होगा बिकॉज प्राइमरी कार्बोकेटाइन रिक्वायर्ड फॉर E1 वुड बी टू अनस्टेबल। तो उसकी वजह क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन की जो प्राइमरी है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। आपने इसका ऑर्डर पढ़ा हुआ है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। The chart on the facing page summarizes the type of substrate that can undergo E2. But remember that any of these substrates under the appropriate conditions in the presence of strong base may also undergo E2। क्या आपने याद रखना है कि वो सबस्ट्रेट जिन इन्हीं कंडीशंस में जो है वो E2 भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर कंप्लीटनेस we have also included in this chart 3 alkyl halides that cannot eliminate either by either mechanism simply because they do not have any hydrogens to lose from the carbon atom adjacent to leaving group। अब दो ग्रुप्स नीचे ऐसे दिखाए हैं जहां पर एलिमिनेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। बीटा हाइड्रोजन ही तो रिमूव होना है, अगर वो ही नहीं होगा तो फिर एलिमिनेशन नहीं होगी। अब ये सारी ये जो एक आपको एक पैराग्राफ मिल रहा है, एक बोरिंग सा पैराग्राफ, इसको समरी को सारी आपको इस जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इसमें ये जो टेबल है ना, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है तो आपका वो ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहला वो सबस्ट्रेट जो रेडिली एलिमिनेशन प्रोडक्ट शो करते हैं थ्रू E1। सबसे पहले आपका ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि टर्शरी डेफिनेटली जब हेलाइड आयन निकल जाएगा तो ये रिमूव होने के बाद आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा, और उसके बाद जो है वो बेस कैन इजीली अटैक एंड एब्स्ट्रैक्ट्स द बीटा प्रोटॉन, ठीक है, और आपको ये फाइनलाइज प्रोडक्ट मिलती है। दूसरा, एक तो टर्शरी हो गया, उसके बाद अगर टर्शरी नहीं है तो फिर एलिलिक। ये अब आपको एलिलिक ग्रुप जो है वो नजर आ रहा है। एलिलिक ग्रुप भी स्टेबिलिटी को एडअप करता है। जब इसमें से हेलाइड आयन रिमूव हो गया तो आपको क्या चीज मिलती है, आपको एलिलिक जो है वो मिलता है आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है, एलिलिक कार्बोकेटाइन मिलता है जो कि स्टेबल है ड्यू टू दिस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और फिर जो है आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाती है। आगे आ जाता है बेंजिलिक। अब यहाँ पर एलिलिक के बजाय बेंजिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहाँ रिंग लगा हुआ है बेंजीन का, और यहाँ पर भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जब होगी तो जब पहले स्टेप में तो हेलाइड आयन रिमूव होगा, आपको इसका रिस्पेक्टिव कार्बोकेटाइन मिलता है। तो यहाँ पर आपको इसका कार्बोकेटाइन जो मिल रहा है दिस वन, और ये स्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजीन रिंग और एरोमेटिक ग्रुप। तो नेक्स्ट में इसकी प्रोटॉन रिमूवल हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस, और आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड। अब ये आपके पास अल्फा हेट्रो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास ये ओ आर ग्रुप या आपके पास एस्टर ग्रुप जो है वो ओ आर ग्रुप जो है वो अटैच्ड है इसके साथ,
हेलाइड ग्रुप निकल गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चीज़ है, लोन पे है, तो ये भी स्टेबिलिटी एडअप करेगा आपके पास, जो आप पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन बन रहा है उसमें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के बजाय, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर उसकी 3 वैलेंसी आ रही है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन और आपको ये जो है प्रोडक्ट मिल जाती है सब। अब इसमें आपको एक चीज़ और दी हुई है कि अब ये जो आपको इन्होंने दिए हुए ना 4 ग्रुप्स, इसमें E1 को फेवर करते हैं। और अगर आप इधर राइट हैंड साइड पे देखें तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मे आल्सो एलिमिनेट बाय E2, फेवर E1 को करेंगे, लेकिन हम इसमें E2 भी कंडीशंस को कंट्रोल करके जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी इनको हम E2 की तरफ भी ले जा सकते हैं। अब आपको जो सबस्टेट दिए हुए हैं वो दैट मे एलिमिनेट बाय E1। अब ये क्या है, सेकेंडरी का अल्काइल हैलाइड है आपके पास, तो ये आपको जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देगा वो लेस स्टेबल है किसके मुकाबले में, टर्शरी के मुकाबले में। प्राइमरी के मुकाबले में स्टिल ये स्टेबल है, ठीक है, लेकिन टर्शरी के मुकाबले में ये कम स्टेबल है और आपको ये प्रोडक्ट मिलती है। ये डॉटेड एरो शो कर रहा है कि दरमियान में काफी सारे स्टेप्स हैं जो कि इन्होंने शो नहीं किए। अब सबस्टेट दैट नेवर एलिमिनेट बाय E1। अब ये जो सबस्टेट है यहाँ पर किसी भी सूरत वो कहता है कि एलिमिनेशन E1 के थ्रू नहीं होती। किस तरह से, अब ये जो आपके पास प्राइमरी जो है वो अल्काइल हैलाइड मौजूद है, अब ये कभी भी 2 स्टेप्स में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पहले स्टेप में जब ये हैलाइड आयन निकल गया तो आपको मिलता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल, जब अनस्टेबल है तो फिर वो E1 के थ्रू तो नहीं होगा, 2 स्टेप तक तो वो जाएगा ही नहीं, तो पहले स्टेप में ही जो है वो आपको प्रोडक्ट दे देगा, तो ये E1 के थ्रू नहीं होंगे। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी सबस्टेट दैट कैन नॉट एलिमिनेट बाय आइदर मैकेनिज्म, चाहे E1 के थ्रू भी एलिमिनेशन होगी ही नहीं, ठीक है। नो अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड हाइड्रोजन, अब इसमें एलिमिनेशन होगी ही नहीं, यानी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, एलिमिनेशन नहीं देनी इन्होंने किसी भी सूरत। कैन नॉट एलिमिनेट बाय E2 और E1 किसी भी तरह। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने आर नहीं लिखा, यहाँ उन्होंने मिथाइल ग्रुप लिखा है। मिथाइल का मतलब है कि ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और उसके साथ हैलाइड। अब ये हैलाइड निकल गया तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो वो निकलेंगे तो कार्बन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बन, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, एक ही है, ठीक है। तो इसमें बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। सेम इज द केस, इसको आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लें, फिनाइल ग्रुप है और यहाँ से हेलोजन निकला, तो फिर यहाँ से फिनाइल का हाइड्रोजन निकालना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो यहाँ पर भी बीटा बल्कि जो फिनाइल है उसके साथ ये लगा, यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे देखेंगे ना तो डबल बॉन्ड मौजूद होगा इस कार्बन के साथ, जो कि आगे इस ये वाली जो बॉन्ड के साथ अटैच है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। ये आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, यहाँ पूरा रिंग आप ड्रॉ करें तो आपके पास ये वाली जो कार्बन होगी उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, यानी यहाँ से तो हेलोजन निकल गया तो इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी जो है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। आगे ये वाला देखें, ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ से अगर फर्ज करें हेलोजन निकलता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो 4 वैलेंसी 3 वैलेंसी है इसकी, इधर कार्बन से पूरी हो रही, चौथी है, हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो फिर नहीं रिमूव होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसी भी सूरत आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं देंगे। और आ जाइए पोलर सॉल्वेंट्स, E1 को फेवर करेंगे। क्यों, E1 2 स्टेप्स में होती है और इंटरमीडिएट जो है उसके ऊपर चार्ज है, कार्बोकेटाइन है ना, तो पोलर जो है वो चार्ज स्ट्रक्चर को फेवर करते हैं। इवन एलिमिनेशन फ्रॉम अल्कोहल्स इन एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आर पर्टिकुलरली कॉमन, ठीक है। ये अल्कोहल्स में जो है और अल्कोहल सॉल्यूशंस में ये कॉमन है एंड वेरी यूजफुल और बहुत ज़्यादा
यूजफुल है, क्योंकि उसमें भी आपके पास चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है ना मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का. An acid catalyst is used to promote the loss of water in dilute sulfuric acid and in dilute sulfuric acid or HCl. अब अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटोनेशन जो है उसको प्रमोट करें, तो फिर आप जो है वो क्या करते हैं, उसमें एसिड को एज अ कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं ताकि वो प्रमोट करे लॉस ऑफ वाटर को. In the absence of good nucleophile ensures the substitution does not compete. ठीक है. एसिड कैटलिस्ट जो है वो वाटर लूज करवाने के लिए यूज होता है, और अगर आपके पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं भी है तो फिर भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है उसको ये कंटिन्यू करवाता है और इंश्योर करता है दैट सब्स्टिट्यूशन डू नॉट compete, यानी एलिमिनेशन ही हो और सब्स्टिट्यूशन उसके साथ मुकाबले पे ना आए. compete मीन कंपटीशन में ना आ जाए. यानी एलिमिनेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, E1 E2 हम पोलर कंडीशंस दे देते हैं. तो वो कहता है कि आप एसिड को भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो इस पर्पस के लिए. ठीक है. यहाँ बट द बेस्ट E1 एलिमिनेशन आर विद टर्शियल अल्कोहल. अब एक दफा इसको थोड़ा सा समराइज